Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome to all of you on the platform of CSS Brainry. My name is Agha Shahryar Khan. I belong to the 40th CTP and currently located in Pakistan Audit and Account Service. कर दूं आज का जो हमारा जी पहला टॉपिक है वो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल का, यानी कोविड-19। उसको हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अंदर, डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर डिवाइड किया है इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड द टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। चलें जी, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जी। द फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द कोटेशन ऑफ व्लादिमीर लेनिन की, यहां पे कोटेशन लिखी हुई है कि देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपन। कुछ ऐसी डिकेड्स गुजर जाती हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता, और काफी दफा कुछ वीक्स, कुछ महीने, कुछ एरा ऐसे होते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि पूरी हिस्ट्री गुजर गई, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो गई। सो बेसिकली कोविड-19, the era of COVID-19 is the one where we can use this quote that there are decades where nothing happens and there are weeks like the era of COVID-19 where decades happen. The next slide is the survival of the fittest. चार्ल्स डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो अगेन यहां पर प्रूव हुआ है। कोविड-19 का जो एरा है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे आप उसको एनालाइज करें, आप उसको नेशन के पर्सपेक्टिव पर आप उसको एनालाइज करें, या एज अ होल सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे उसको एनालाइज करें, तो अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉम्पिटिशन जो ये इसका थीसिस था वो अगेन प्रूव हुआ है। क्या था जी? इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। वो तमाम नेशंस जो मोस्ट एडेप्टेबल हुए, वो तमाम नेशंस जिनका रिस्पॉन्स दूसरों से अच्छा था, वो तमाम स्पीशीज, वो तमाम मेन काइंड या वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल जिनका रिस्पॉन्स दूसरों से अच्छा था, उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा है। जिनका रिस्पॉन्स दूसरों से कम था, जो अपने आप को इस न्यू सोशल ऑर्डर के अंदर या जो हेल्थ क्राइसिस आए या पेंडेमिक आए, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, आपके सामने सिचुएशन मौजूद है। देयर आर मिलियंस ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि एक कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं कोविड-19 को स्टार्ट करने से पहले लेनिन की कोट कि देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपेंस, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ल्स डार्विन। अच्छा जी, नाउ ब्लैक स्वान थ्योरी। काफी अरसे से इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर खास तौर पर एक थ्योरी सर्कुलेट कर रही होती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक स्वान थ्योरी। अच्छा, ब्लैक स्वान है क्या? ऐसे तमाम स्वान्स वाइट होते थे, बट एक स्वान हमारे पास ब्लैक स्वान भी आया जिससे हमने एक थ्योरी जनरेट की। ब्लैक स्वान थ्योरी का मतलब यह है कि मैं आपको बताता चलता हूं कि ब्लैक स्वान थ्योरी का बेसिकली मतलब है क्या। ब्लैक स्वान थ्योरी का मतलब है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, जिनका इंपैक्ट एक्सट्रीम होता है और जिनको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। किसी भी हम इवेंट को ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है एक तो ये बहुत रेयर इवेंट है, 1 in a million टाइम्स, 1 in a 1000 टाइम्स वाला इवेंट है, बहुत एक्सट्रीम इंपैक्ट है इसका, और इस इवेंट को हम रिट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ इसको एनालाइज किया जा सकता है, वो भी जब वो इवेंट पूरा गुजर जाए या उसका पीक जो है वो वहां से चला जाए। तो बेसिकली मैं यहां पे पॉइंट स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं कि कोविड-19 इज अ ब्लैक स्वान इवेंट। क्यों? क्योंकि रेयर इवेंट है। अगेन लास्ट टाइम हमने देखा था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा 1918 के अंदर, तकरीबन 100 साल के बाद एक ऐसा इवेंट आया हमारे पास। एक्सट्रीम इंपैक्ट है, हर चीज के ऊपर एक्सट्रीम इंपैक्ट है, अभी हम पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तीसरी चीज, क्या हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे थे पहले? बिल्कुल नहीं। हम इसको प्रोस्पेक्टिवली कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, आज हम
इसको रिट्रोस्पेक्टिवली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीक गुजर चुका है, हमें इसके इफेक्ट्स जो है वो काफी हद तक क्लैरिफाई हो चुके हैं। तो अब हम इसको जो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको बनाया, लेनिन की कोटेशन, देन उसके बाद से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉम्बिनेशन, देन ब्लैक स्वान थ्योरी से कनेक्ट किया कोविड-19 को। चले जी, ब्लैक स्वान इवेंट। कोविड-19 इज अ ब्लैक स्वान इवेंट, एक्सट्रीम इंपैक्ट ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हम यहां पे देखेंगे कि कोविड-19 का तकरीबन तमाम चीजों के ऊपर क्या आया है, एक्सट्रीम इंपैक्ट आया है। यानी जी हाजिरा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा जी, कोविड-19 का हर चीज के अंदर एक्सट्रीम इंपैक्ट आया है, यानी ये हमें डायमेंशन अभी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। इकोनॉमी, इकोनॉमी में हम दो चीजें पढ़ेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल एज पाकिस्तान इकोनॉमी। देन वी विल मूव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, कोविड-19 इफेक्ट्स ऑन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजिकल डोमेन में इसके क्या इंपैक्ट आए, सोशो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर क्या डोमेन है, यानी जो हमारा सोशल साइकिल है या जो हमारी साइकोलॉजिकल जो कैपेसिटी है उसके ऊपर इस पेंडेमिक का क्या इफेक्ट आया। देन आईआर के बच्चों के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ग्लोबलाइजेशन पे ऊपर क्या इंपैक्ट आया है, ग्लोबल पावर डायनामिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि यूएस का डिक्लाइन है और राइज ऑफ ड्रैगन है, यानी चाइना। और काफी लोग ये भी कहते हैं कि इट इज द ग्लोबलाइजेशन हैज शिफ्टेड इटसेल्फ इन अ रिवर्स गियर। तो हम वो भी एनालाइज करेंगे कि क्या ऐसा है, नहीं है। और साथ साथ एक ये भी चीज देखेंगे कि वेदर द करंट, जिसको हम लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है जी, तो हम ये भी चीजें देखेंगे, तमाम चीजों को हम स्टडी करेंगे। अच्छा चलें, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा क्राइसिस की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहूंगा। और जो ये क्राइसिस के वर्ड या टर्मिनोलॉजी या एपिस्टेमोलॉजी जो है, इसको मैंने डिफाइन करने के लिए चाइनीज का वर्ड लिया है, चाइनीज लैंग्वेज का एक वर्ड बोरो किया है जो चाइनीज क्राइसिस के लिए यूज करते हैं, वो वर्ड है वीजी। क्या है जी, वीजी। अच्छा, चाइना में क्राइसिस की डेफिनेशन हमारे और आपकी लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट है। हमारे यहां मतलब होता है क्राइसिस का सिर्फ जहां पर चैलेंजेस हो, प्रॉब्लम्स हो, बॉटल नेक्स आ जाए, कैलिमिटीज हो, क्राइसिस हो, इम्पेडिमेंट्स हो, सिर्फ ये मतलब होता है। बट चाइनीज लैंग्वेज के अंदर क्राइसिस का यहां पर हमारे पास मतलब है कि वो डिनोट करते हैं, वीजी का मतलब होता है बोथ डेंजर एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब होता है जी, बोथ बोथ डेंजर एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, कि यहां पर बोथ डेंजर भी है और अपॉर्चुनिटी भी, यानी क्राइसिस के अंदर आपके पास डेंजर भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है। यानी इस पूरी सेशन के अंदर हम इंपैक्ट इकोनॉमी पे पढ़े, टेक्नोलॉजी पे पढ़े, सोशल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पढ़ेंगे, तो हम उसकी जो है वो डेंजर्स भी पढ़ेंगे कि उसने क्या रिस्क एसोसिएट किए या क्या नेगेटिव इंपैक्ट आए और क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। ठीक है ना, हम अक्सर लोग पढ़ाते हैं कोविड-19 को सिर्फ चैलेंजेस पढ़ा रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि चाइनीज में हर क्राइसिस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी रखता है, हर प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी कैरी कर रही होती है। तो हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे, हर चीज के साथ उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसके डेंजर्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज। तो ये थोड़ा सा ये था कि मैं आपको क्राइसिस के वर्ड को डिफाइन करूं बाय टेकिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ चाइनीज लैंग्वेज, जिसको हम मैंड्रिन लैंग्वेज भी कहते हैं आम जबान में। तो वहां से मैंने आपको बताया कि क्राइसिस का मतलब है डेंजर एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। चले जी, कोविड एंड ग्लोबल इकोनॉमी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। स्टार्ट करते हैं कि कोविड ने जो है वो कोविड ने ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो है वो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस जनरेट किए। अच्छा, ये तमाम स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल भी मिल जाएगा। बस आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि पेशेंस रखिएगा, ये नहीं कि क्लास एंड हुई सर स्लाइड 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 सब मिल जाएगा आपको।
आपका व्हाट्सएप ग्रुप मिला, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी, परेशान नहीं होइएगा। स्लाइड्स ही मोर देन इनफ है, लेकिन मैं आपको रीडिंग मटेरियल भी शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। Challenges: coronavirus has turned the global market into global hospital. The COVID-19 exacerbated the already fragile condition of global economy, क्योंकि global economy पहले से ही जो है वो एक पॉज की तरफ जा रही थी। आप लोगों में से वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं या जिनको ग्लोबल इकोनॉमी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, तो उनको पता होगा कि कोविड-19 से पहले ये बातें चल रही थी कि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अनदर ग्लोबल रिसेशन, जिसको कोविड-19 ने या कोरोना वायरस ने एक कैटलिस्ट का काम किया, और वो रिसेशन जो है वो एक तरह से वो उसको करीब ले आया। ठीक है, वो जो कुछ सालों में होना था उसको एक तो करीब ले आया, जल्दी हो गया, और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ये जो ग्लोबल रिसेशन है, अभी हम देखेंगे, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया में पहला एक ऐसा क्राइसिस आया है जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस देखें ना, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन देखें, तो उसका इंपैक्ट भी कोविड-19 के ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट के कंपैरेबल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, या तो आपको वो 1918 के आपको स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के अंदर जाना पड़ेगा, तब आपको ऐसा एक इंपैक्ट नजर आएगा, या आपको 1930s के जो है वो ग्रेट डिप्रेशन में एक ऐसा इंपैक्ट नजर आएगा, देन वर्ल्ड वॉर 2 में नजर आएगा, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तकरीबन 70 ईयर्स के बाद, 75 ईयर्स के बाद आपको एक इंपैक्ट नजर आएगा जो कि कोविड-19 है। बीच में 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस है, बट अगेन उसके कंपेयर में कोविड-19 उससे काफी सीवियर उसके इंपैक्ट्स हैं, जो कि हम अभी देखेंगे। क्या क्या जी इंपैक्ट्स हैं, थोड़ा आउटलाइन की सूरत में भी आपको पहले बता दूं, ताकि आप लोगों को बाद में इसको समझने में भी आसानी हो, पता चले कि कंफ्यूजन ना हो जाए। क्या है जी? शार्प डिक्लाइन इन ग्लोबल जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि तमाम दुनिया में बनने वाली प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट, बेसिकली दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बन रही हैं उसकी प्राइस को हम ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसको ये समझे एक इकोनॉमी को मेजर करने का एक टूल है, बट आपको इतना जीडीपी में जाने की जरूरत नहीं है। बट आपने देखना यह है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं की, ग्रो तो छोड़े, अपनी जगह पर उसने अपनी पोजीशन को मेंटेन भी नहीं रखा, बल्कि क्या हुई, श्रिंक हुई, ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक हुई। अच्छा, मैं यहां से ये भी आपको बताता चलूं, इसको बारी बारी भी हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा इसको पाकिस्तान से भी कनेक्ट करते जाइएगा, इसके बाद हम पाकिस्तान भी पढ़ेंगे। कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर जो इतना सीवियर क्रिटिसिज्म हो रहा है ना कि इकोनॉमी बर्बाद करके रख दी, चीजें महंगी हो गई, इन्फ्लेशन आ गई, लोग गरीब हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, कैसी गवर्नमेंट है। तो ये हमें देखना चाहिए कि इट इज अ ग्लोबल फिनोमेना। हम एक ऐसे एरा से गुजर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है, पूरी दुनिया में जीडीपी डिक्लाइन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है। तो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मतलब ये थोड़ी ज्यादती है। वहां पर हमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। यस, आप उनके रिस्पॉन्स पे क्रिटिक करें, लेकिन ये कहना कि उन्होंने गुर्बत बढ़ा दी है और महंगाई कर दी है, ये पूरी ग्लोबल फिनोमेना है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप और मैं सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं। मैं क्वालिफाइड हूं अगेन, बट मैं अगेन अपने आप को जो है वो स्टूडेंट ही समझता हूं कि हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें थोड़ी सी हमारी जो थिंकिंग है वो मैच्योर होनी चाहिए बनिस्बत दूसरे लोगों की। अच्छा, ग्लोबल जीडीपी, देन हम अनप्रेसिडेंटेड अनएम्प्लॉयमेंट, हम अभी ये देखेंगे कि कोविड-19 के ऊपर खास तौर पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो बहुत ज्यादा बड़ा। यूएस में तो बोला जाता है कि तकरीबन उसका कंपैरिजन ग्रेट डिप्रेशन से किया जा रहा था, और कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने तो ग्रेट डिप्रेशन से भी ज्यादा इसको बताया। देन राइजिंग ग्लोबल पॉवर्टी, अगेन कोई 2 या 3 डीके के बाद से ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्लोबल पॉवर्टी का रेट बढ़ा है, वरना कंटिन्यूअस हम जो देखते हुए आ रहे थे पॉवर्टी का रेट डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, देन डेट लेवल्स, अगेन डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप कंट्रीज हो, सबके डेट लेवल्स में इजाफा हुआ, बिल्कुल हुआ। इंडस्ट्री के इंपैक्ट आप सब लोगों को पता है कि इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट बहुत हुआ, खासतौर पर सर्विसेज इंडस्ट्रीज, जिसमें हमारे पास होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, बैंक्स, टूरिज्म इंडस्ट्रीज आती है, वो तो तकरीबन तबाह होकर रह गई। देन शार्प इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, हम ये भी देखेंगे कि वो कंट्रीज
जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर थे उनके ऊपर इंपैक्ट कम आया बनिस्बत उन कंट्रीज के ऊपर जो सर्विसेज सेक्टर के थे। इनको मजीद डिटेल में पढ़ा जाएगा, एक मैक्रो लेवल के ऊपर आपको आउटलाइन की शक्ल में बताया। कहीं पर कोई बात मुश्किल लगे पूछ लेना, कोई बात मुश्किल लगे चैट में पूछ लेना, मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा जी, यहां पर हर स्लाइड के साथ सोर्स मेंशन है, ठीक है। आप लोगों ने ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सर आपने डाटा कहां से लिया, हर स्लाइड के साथ सोर्स मैंने मेंशन की गई है। बड़ा एक्सटेंसिव रिसर्च की है, कोई 10 से 15 दिन मैं इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, आपको स्लाइड से पता चल जाएगा। अच्छा जी, शार्प डिक्लाइन इन ग्लोबल जीडीपी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द सोर्स आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी जो है यहाँ पर आईएमएफ, इसके बकौल वर्ल्ड आउटपुट मे बी अबाउट 8% लोअर देन इट वुड हैव बीन विदाउट द पैंडेमिक। यानी जो ग्लोबल जीडीपी श्रिंक हुई है वो तकरीबन 8% श्रिंक हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ फोरकास्ट इन जून ड्यू टू आफ्टर अपडेटेड दिस रिपोर्ट, जो जून की लास्ट आईएमएफ फोरकास्ट हुई है उसके मुताबिक 2020 के आखिर तक तकरीबन 8% जो है वो वहां पर इंपैक्ट आएगा। बाय कंपैरिजन 2009, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2008 या 2009 का इकोनॉमिक रिसेशन है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर उसमें कितना इंपैक्ट आया था, जस्ट 0.1% का। कितना इंपैक्ट था जी, 0.1% का हमारे पास इंपैक्ट था। तो उसके मुकाबले में ये तो जी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में, ये बहुत ज्यादा है, 8% या कई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 5%, ठीक है। अगर आप इसको स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से कंपेयर करें ना, तो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में डेथ जो थी वो तकरीबन 71 मिलियन पीपल की हुई थी, जो कि कोविड के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन स्पेनिश इन्फ्लुएंजा 1918 में भी उसका जो ग्लोबल जीडीपी पे इंपैक्ट आया था वो 5% था। यहां पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के मुताबिक जो इंपैक्ट है वो तकरीबन जो फोरकास्ट है वो 5 to 8% के दरमियान है, ठीक है जी। तो आप बोल सकते हैं कि आफ्टर स्पेनिश इन्फ्लुएंजा या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये सबसे बड़ा सीवियर इंपैक्ट है ग्लोबल जीडीपी के ऊपर, क्योंकि 2008 के रिसेशन में भी ऐसा इंपैक्ट नहीं था। जी इंसाफ, बिल्कुल जी। लेकिन मैं आप लोगों से यही कोशिश करूंगा कि आप लोग लेक्चर में साथ रहिएगा, लाइव लेक्चर में ना, क्योंकि वो बड़ा फायदा देता है। सेकेंड है जी अनप्रेसिडेंटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स के ऊपर हमारी चली गई। अगेन सोर्स हमारे पास है जी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कहता है कि सेकंड क्वार्टर यानी सेकंड क्वार्टर जो है 2020 का, नियरली 1/6 ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड लॉस देयर जॉब्स। इन द सेकंड क्वार्टर 1/6 यंग पॉपुलेशन जो है वो अपनी जॉब को लॉस कर देगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऊपर वाली स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टैटिस्टिक्स, तो द अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू इन अप्रैल द प्रोपोर्शन ऑफ अमेरिकन्स 25 to 45 years old in the work fell below 70% for the first time nearly 50 years। यानी हाफ अ सेंचुरी के बाद ऐसा सीवियर इंपैक्ट आया कि 25 से 50% लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो 70% से भी नीचे चला गया, यानी 30-40% एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, ठीक है। अगर आप मुझे याद है ड्यूरिंग कोविड-19 में इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था या वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ रहा था, सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 25% अनएम्प्लॉयमेंट चली गई थी। अगर आप ग्रेट डिप्रेशन में भी दिखाए ना तो 25% से 30% अनएम्प्लॉयमेंट थी यूएस के अंदर। बट अगेन ग्रेट डिप्रेशन की थोड़ी सी ज्यादा थी 1930s के अंदर, बट उसके बाद से सबसे ज्यादा अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हुआ, अनप्रेसिडेंटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वो यहां पर था कोविड-19 में। कोविड-19 से आप पहले आए तो यूएस ने काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट पे कंट्रोल कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप को आप जितना बुरा भला कह लें, लेकिन उसकी पॉलिसीज ने खास तौर पर एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। 5% से भी तकरीबन नीचे आ गई थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। बट कोविड-19 ने इसको जो है वो
बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मोमल कह रही हैं सर ग्रेट डिप्रेशन किसे कहते हैं? मोमल मुझे लगता है कि आप अच्छा मुझे ये भी बताना चाहिए क्योंकि काफी हमारे स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल न्यू है। मोमल 1930s के अंदर ना पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन आया था जिससे पूरी ग्लोबल जीडीपी जो है वो श्रिंक हो गई थी, यानी बहुत सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1930s के अंदर, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिन लोगों का आईआर है या यूएस हिस्ट्री है वो ग्रेट डिप्रेशन को उन सब्जेक्ट्स में जरूर पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1930s के बाद से सीवियर इंपैक्ट जो है वो आपको कोविड-19 में नजर आता है तकरीबन 100 साल के बाद। बीच में हम देखते हैं कि हमारे पास 2008-2009 के इकोनॉमिक क्राइसिस है, बट वो भी इसके कंपैरिजन में हमें जो है वो खड़े होते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी पेपर में आए ना सवाल, तो इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जिसको कंपैरेटिव एनालिसिस में पढ़ा जाता है। ठीक है ना, हम ये बोलते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी। अब बहुत ज्यादा बढ़ी क्या मतलब, किससे ज्यादा बढ़ी? तो कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है। अगर आप क्राइसिस को कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले क्राइसिस से जरूर कंपैरेटिव एनालिसिस करें। मैंने यहाँ पर पूरा जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो 2008-2009 के इकोनॉमिक क्राइसिस से और ग्रेट डिप्रेशन से पूरा इकोनॉमिक कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है। ठीक है जी, तो कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर करते रहिएगा। अच्छा जी, राइजिंग ग्लोबल पॉवर्टी अगेन सोर्स वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1988 the number of extreme global poverty is rising in the world. 1998 यानी 22 साल के बाद, तकरीबन 2 डिकेड्स के बाद एक्सट्रीम ग्लोबल पॉवर्टी का जो रेट है वो बढ़ा है पहली दफा। एक्सट्रीम पॉवर्टी किससे कहते हैं? एक वो बंदा जो दिन में $1.90 से भी कम कमाए, तो वो क्या कहलाता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर। ठीक है, बट 1998 के बाद से पहली दफा ग्लोबल पॉवर्टी का रेट बढ़ा है। वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट दैट लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज विल श्रिंक दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन एट लीस्ट 60 years and 89 billion people will be pushed into extreme poverty, a rise of 15%। कितना राइज आया जी? 15%। कितने नए लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर गए? 89 मिलियन पीपल। यानी आपकी डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी हुई है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी पे आप नहीं गए। जिनमें से आप लोगों की जिन बच्चों का सोशोलॉजी होगा ना, तो उसके अंदर एक टॉपिक होता है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी ये होता है कि आप अपनी सोशल क्लास में ऊपर जा रहे हैं, अपनी सोशल क्लास में नीचे आ रहे हैं। आप लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है माशाल्लाह, तो आप अपनी सोशल क्लास में ऊपर चले जाते हैं। काफी दफा कुछ ऐसे इवेंट होते हैं लाइक ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008 या कोविड-19, जिसमें पूरा की पूरी सोसाइटी जो है वो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी की जो लेडर होती है उसके अंदर नीचे आ जाती है। तो कोविड-19 भी एक ऐसा क्राइसिस था जिसमें पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो सोशल क्लास की हायरार्की या लेडर के अंदर डाउन चली गई, नीचे आ गई, और पॉवर्टी का रेट पहली दफा 1998 के बाद से इंक्रीज हुआ। सोर्स वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कोई मैं यहां पर आम सोर्सेस को यूज नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेस को यूज कर रहा हूं। अच्छा जी, राइजिंग डेट लेवल, सोर्स अगेन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। राइजिंग डेट लेवल्स, खास तौर पे जो डेवलप वर्ल्ड है ना उसका भी डेट इंक्रीज हुआ तकरीबन 105% से लेकर 132% तक। GDP ratio of the advanced economies will rise from 105% to 132%। डेवलपिंग कंट्रीज का तो छोड़ ही देना, अगर आपको याद हो जैसे कोविड-19 आया था तो इमरान खान हर स्पीच में जो है वो अपील कर रहे होते थे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, कि हमारी डेट को रीस्केड्यूल कर दिया जाए। ठीक है, और वो किया भी गया, बट डेवलपिंग कंट्रीज का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क का, क्योंकि उन्होंने तो पहली इकोनॉमी हमारी थी, बाद में तो इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई। बट जो डेवलप वर्ल्ड थे उनका भी डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हुआ। अच्छा, इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री पे देख लेते हैं, इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट आया। सोर्स क्या है जी हमारे पास? सोर्स है इसकी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक सोर्स है, इससे हम ट्रेड करते हैं कि ग्लोबल एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी श्रिंक हुई जी? 5 से 15%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जब बाहर मुल्क की कंपनीज दूसरे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो अपने साथ डॉलर्स को लेकर आती हैं, ठीक है? तो वो कितना श्रिंक हुआ? 5 से 15%। वजह क्योंकि डिमांड ही खत्म हो गई, ठीक है? डिमांड ही खत्म हो गई। डिमांड क्यों खत्म हो गई? क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा हो गए। जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊपर जाता है तो डिमांड भी ऊपर जाती है, ठीक है? अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो अगर आप पीएमएलएन का आखिरी टेन्योर उठाएं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का, तो आपकी जीडीपी राइज हो रही थी तकरीबन 5 से 6% के ऊपर। तो आप देखें कि गाड़ियों की सेल कितनी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि आपकी पूरी सोशल मोबिलिटी ऊपर आ रही थी, लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा था, तो कार्स की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। अब आप देखें जैसे ही कोविड-19 आया, स्पार्क सुजुकी से लेकर इंडस मोटर्स से लेकर होंडा से लेकर सबके नॉन प्रोडक्शन डेज आ गए कि एक काफी ऐसे वीक्स हो गए जहां पे प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी क्योंकि डिमांड ही जो है वो खत्म हो गई, डिमांड ही एवापोरेट हो गई। वजह लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो जब डिमांड ही खत्म हो गई तो क्यों दूसरी कंपनीज आएंगी मुल्क के अंदर अपना प्लांट्स लगाएंगी, ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि वो डिमांड ही एवापोरेट हो गई वहां से। अच्छा, फिर इसी तरह एक और इंडस्ट्री के ऊपर, या जिसको हम बोलेंगे सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट हुआ है कोविड-19 का, तो वो इंडस्ट्री है हमारे पास कौन सी? वो हमारे पास इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री। वर्ल्ड वाइड $80 बिलियन का इंपैक्ट आया है। क्यों? रेस्टोरेंट्स क्लोज हो गए, टूरिज्म साइट्स क्लोज हो गई, म्यूजियम्स क्लोज हो गए, आपकी एयरलाइंस क्लोज हो गई। ट्रैवल करें तो करें कैसे? छोटी छोटी एयरलाइंस जो है वो बैंकरप्ट हो गई। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अच्छा, शार्प इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की मैं बात कर रहा था, अगेन सोर्स है ओईसीडी एंड यूबीएस। हमारे पास यहाँ पे सोर्सेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, शार्प इकोनॉमिक डिस्पैरिटी किस तरह आई कंट्रीज के अंदर? वो कंट्रीज जो सर्विसेज सेक्टर पे जो है वो डिपेंड कर रहे थे, यानी जिनकी पूरी इकोनॉमी ज्यादातर सर्विसेज सेक्टर के ऊपर थी, होटल्स के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, वो सीवियरली हिट हुए क्योंकि वो चीजें वो खोल ही नहीं सकते थे बनिस्बत उन कंट्रीज के जिनकी इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर थी। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आप फिर भी जो है वो डिस्टेंसिंग को या एसओपीस को इस्टेब्लिश कर सकते हो, बट रेस्टोरेंट्स के अंदर, सर्विसेज सेक्टर्स के अंदर, बैंक्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, टूरिज्म सेक्टर के अंदर, या जो इनकी दूसरी सर्विसेज सेक्टर्स होते हैं क्लब्स वगैरह, आप या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर आप डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कंट्री सीवियरली हिट हुए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ रेट अक्रॉस 50 इकोनॉमीज व्हाट इट इज वाइडेस्ट फॉर लीस्ट 40 इयर्स। 50 इकोनॉमी को एनालाइज किया गया जिनके दरमियान जो गैप था वो वाइडेस्ट था 40 इयर्स के दौरान। किस तरह जी? द वेरिएशन इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज। चाइना हैज ऑल, अच्छा यहां पे मैं आपको बताता चलूं, इसकी मेन लाइन अगर मैं पढ़ना चाहूं तो प्रीज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किस तरह? इट इज फार इजियर टू ऑपरेट फैक्ट्रीज अंडर सोशल डिस्टेंसिंग देन इट इज टू रन सर्विसेज सेक्टर्स लाइक बिजनेसेस दैट रिलाई ऑन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट लाइक बैंक्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स चल रहे थे, बैंक्स, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है जी? तो ये यहां पर हमें देखा कि डिस्पैरिटी भी थी कंट्रीज में। आपने देखा कि चाइना कितनी जल्दी रीओपन हो गया क्योंकि वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर था, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना आसान था। सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास चैलेंजेस। क्या हो गए? चैलेंजेस। चैलेंजेस में क्या जी? शार्प डिक्लाइन इन जीडीपी, अनप्रेसिडेंटेड अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग ग्लोबल पॉवर्टी, राइजिंग डेट लेवल्स, इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री एंड शार्प इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ये 6 इंपैक्ट्स हैं जिसको आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, जो ये मैं पूरी चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स में सिर्फ काम आए, ये आपको करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान अफेयर्स और सबसे ज्यादा आपको एसए में काम आएगा। ये मैं आपको पूरी समझो एसए की आउटलाइन बड़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि कोविड-19 के चैलेंजेस क्या है इकोनॉमी के ऊपर, पढ़ा दिए।
अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोविड-19 ने ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की. व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय कोविड-19 फॉर ग्लोबल इकोनॉमी जी? क्या जी अपॉर्चुनिटीज है? पहली हमारे पास बूस्ट टू द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स. ठीक है, कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स को इसने बूस्ट किया, जिसमें हमारे पास ई कॉमर्स या जिसको हम डिजिटल इकोनॉमी, साइबर वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन डोमेन, ई कॉमर्स, डिजिटल इकोनॉमी, ये वो डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमी है, वो डोमेन्स ऑफ इकोनॉमी है, वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जो बड़े बूस्ट हुए बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से. ठीक है जी, बारी बारी देखते हैं. ई कॉमर्स एंड डिजिटल इकोनॉमी, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वेडबुश सिक्योरिटीज के, वो कहते हैं द लार्जेस्ट टेक कंपनीज कुड इमर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ दिस मच स्ट्रॉन्गर. लार्जर कंपनीज, लार्जर टेक्नोलॉजिकल कंपनीज कौन कौन सी जी? नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, आपके पास फेसबुक, जूम जिसमें मैं अभी आपसे क्लास ले रहा हूं, ये तमाम वो कंपनीज हैं जो बड़ा इनको एक बूस्ट मिला. ठीक है, क्योंकि काफी चीजें जो पहले लोग एक तरह से कंफ्यूज होते थे, यूज करने से हिचकिचाते थे, या उनको एक फेयर था कि पता नहीं ये चीज होगी नहीं होगी, ऑनलाइन क्लास लें नहीं लें, ऑनलाइन परचेस करें कोई प्रोडक्ट नहीं करें, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करें नहीं करें, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करें नहीं करें, उनके लिए अब मजबूरी बन गए, उनके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं था. इससे दो बातें हुई. पहली बात, एक तो डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स को बूस्ट मिला, और दूसरी चीज हुआ कि पीपल्स कॉन्फिडेंस ऑन दीज सेक्टर्स इंक्रीजेस, लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ. अब लोग आफ्टर कोविड-19 एरा के ऊपर वो अच्छी चीज को तलाश करेंगे. ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे कि यार ऑनलाइन अगर अच्छी चीज मिल रही है, सस्ती चीज मिल रही है, और ऑन ग्राउंड महंगी चीज मिल रही है और वो क्वालिटी नहीं मिल रही, तो पहले लोग ऑन ग्राउंड ही ले रहे होते थे कि भाई हमारे सामने तो चीज है ना, ऑनलाइन पता नहीं कौन सी लाके देते. अब लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि नहीं जी, ऑनलाइन अगर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड हो रही है एज फार एज टीचिंग के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कोर्सेज के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हम ऑनलाइन क्यों ना करें. इससे हमारा दो तीन फायदे होते हैं. एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा हमारा टाइम बच रहा है, तीसरी बात है हमें एक ऑप्शंस मिल जाता है कि हाँ हम जब चाहें लेक्चर को जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स. तो अब लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करने लग गए. ठीक है, और कंपैरेटिव एनालिसिस में एक लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है. यस, कुछ लोग हैं जिनका डिक्रीज हुआ है, बट वो लोग बहुत कम है. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं. Amazon said it was hiring 100,000 warehouse workers. क्यों? नंबर इंक्रीज हो गए. माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है फॉर द फर्स्ट लाइन ऑनलाइन कोलैबोरेशन हैड क्लाइम्ड 40% इन अ वीक. नेटफ्लिक्स की बात करें, स्पेन के अंदर 35% इंक्रीज हुआ, इटली के अंदर 66% इंक्रीज हुआ, यूएस के अंदर 9% इंक्रीज हुआ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कॉल करें, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, जूम के थ्रू हो, उसके अंदर एक विजिबल ग्रोथ आई. अच्छा, आपके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या Amazon जो क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं, डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा जंप आया है, क्योंकि कंपनीज, कॉर्पोरेशंस या इवन एकेडमीज, यूनिवर्सिटीज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर चले गई. तो डाटा स्टोर करने के लिए क्लाउड के अंदर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज बाय करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर भी इजाफा हुआ. काफी कॉर्पोरेशन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया. यानी कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी एज अ होल जो है वो डिजिटलाइज वर्ल्ड की तरफ मूव करना शुरू हो गई. उसको एक रिक्वायर्ड पुश दिया कोविड-19 ने कि वो एक डिजिटलाइज वर्ल्ड, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करना शुरू कर दे. ठीक है, इससे पहले बहुत इफ्स, बट्स, इंपेडिमेंट्स मौजूद थे, बट कोविड-19 गिव्स अ रिक्वायर्ड पुश टू द वर्ल्ड, टू द ग्लोबल इकोनॉमी टू मूव टुवर्ड्स अ डिजिटलाइज एरा. ठीक है, अगेन माइक्रोसॉफ्ट said the number of users on Teams have grown 37% in a week to more than 44 मिलियन डेली यूजर्स. टीम्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं. अच्छा, इन सब का डाटा की जो सोर्स है वो हमारे पास द इकोनॉमिस्ट है. अच्छा, ये वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है. ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है, लोगों की शॉपिंग हैबिट्स चेंज हो रही है.
अब लोग जो है वो कंफ्यूज नहीं है, लोग हिचकिचा नहीं रहे, लोग डाउट में नहीं है ऑनलाइन चीजें खरीदने के ऊपर, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। ठीक है जी। तो ये दो चीजें थी जिसको हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज ई कॉमर्स एंड द सेकेंड वन इज डिजिटल इकोनॉमी, या हम दोनों को मिलाकर भी काफी नाम से कह सकते हैं। ई कॉमर्स बोले, डिजिटल इकोनॉमी बोले, साइबर वर्ल्ड बोले, जो आपको मर्जी है आप बोलें। तो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड कह लें आप इसको, साइबर डोमेन कह लें। तो इन दोनों सेक्टर्स को कोविड-19 ने रिक्वायर्ड पुश दिया, और इससे काफी हद तक ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आए, आपकी और मेरी हैबिट्स के अंदर भी चेंजेस आए, और मेरा और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर 80+ स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन लेक्चर में बैठे हैं, इसका ये वाज़ेह सबूत है। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमी। मेरा जो पहला टॉपिक था कोविड-19 की जो पहली सब डायमेंशन थी वो थी कोविड-19 एंड ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस। का मतलब अगेन चाइनीज में चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस मैंने आपको डिटेल में बताए और मैंने अपॉर्चुनिटीज भी आपको डिटेल में बताई। अपना हर आर्ग्यूमेंट मैंने सब्सटेंशिएट किया विद स्टैटिस्टिक्स, विद एग्जांपल्स एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, और आपको साथ साथ में सोर्स भी बताता चला गया ताकि आप उससे रीचेक कर लें अगर जिन लोगों को करना है तो। ऑब्वियसली यासिर, कंपैरेटिव एनालिसिस में करेंगे तो डेंजर ज्यादा है ना, चैलेंजेस ज्यादा है। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी की भी बात कर लें, आगे हम टेक्नोलॉजी की डोमेन भी पढ़ेंगे अलग से भी कि कोविड-19 ने सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या असर किया। तो उसमें भी आप देखें ना कि मैं और आप तो चले पढ़े लिखे हैं, हम टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं। वो लोग जो टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानते, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, या वो कंट्रीज पूरा सोसाइटी के लेवल पे बात करें जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है वो टेक्नोलॉजी को मैनेज कर पाए, वो तो फिर पूरी दुनिया से पीछे रह गए ना। वो तो फिर मजीद गरीब से गरीब तर होने लग जाएंगे, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जमाना उनसे आगे निकल गया, उनका क्या कसूर। तो वो अगेन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल उबर आई। अब उबर जब आई, उबर या करीम या बाइकिया आई, तो वो ड्राइवर्स, वो राइडर्स जिनको स्मार्टफोन यूज करना आता था वो बेहतर हो गए। जिन लोगों को स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता था वो अगेन सोशल मोबिलिटी की लैडर के अंदर, सोशल क्लास की लैडर के अंदर जो है वो डाउनवर्ड मूव कर गए। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है जो हम अभी आगे आके भी स्टडी करेंगे, कि जिससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ जाती है बेसिकली। मैं उम्मीद करता हूं मेरी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, और जो मेरा सबसे बेहतर पॉइंट होता है, मैं हर क्लास में कहता हूं, जो मैं सोच समझता भी हूं कि मेरी क्लास में होता है, कि बोर नहीं हो रहे आप लोग। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो आप लोगों की नॉलेज के अंदर इजाफा कर रहा होगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है ना, यस और नो? चलें जी, अब हम आते हैं अपने मुल्क की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में हो सकता है कि वो आपसे ग्लोबल इकोनॉमी की बात ना करे, सिर्फ पाकिस्तान से इकोनॉमी की कर ले, क्योंकि वो चेकर की मर्जी होती है। चेकर कभी जनरलाइज कर देता है, कभी जो है वो पिन पॉइंट कर लेता है, फोकस कर देता है। ऐसे के अंदर भी वो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर सकता है। अगेन पाकिस्तान इकोनॉमी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को बड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में, ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा डिटेल में करेंगे जी। हमारे पास चैलेंजेस, सबसे पहले हम चैलेंजेस को स्टडी करेंगे कि चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर कोविड-19 के। चैलेंजेस जी, अगेन पहले आउटलाइन की सूरत में आपको तमाम आउटलाइन बना के दे दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दुनिया का जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन किया। आप दुनिया से हटकर मार्स पे नहीं रहते, आप चांद पे नहीं रहते, आप जुपिटर पे नहीं रहते, यू आर द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इंटरनेशनल सिस्टम। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इंटरनेशनल सिस्टम का इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आए, ये बात समझने की है। ठीक है, बिला वजह गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो मैं इस तरह से नहीं बोल रहा कि मैं जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ या सिविल सर्वेंट हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। एक रैशनल चीज है, ठीक है, एक रैशनल बात है। ये तो वो इंडिया वाली हरकत है कि इंडिया क्या बोलता है कि पाकिस्तान हम पर टेररिज्म कर रहा है। भाई टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में टेररिज्म हो रहा है, हम पर हो रहा है, बेल्जियम में हो रहा है, जो है वो जर्मनी में हो रहा है, यूएस में हो रहा है। आपके मुल्क पर हो तो पाकिस्तान करवा रहा है। ठीक है ना, तो ये अजीब उनकी बात होती है जो कि इर्रेशनल चीज है।
इसी तरह हम लोग बोल रहे होते हैं कि भाई जितनी भी गुर्बत आई, जितनी भी जो है वो इकोनॉमी डाउनवर्ड हुई और पुअर्टी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, वो करंट गवर्नमेंट की वजह से, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगेन ये ग्लोबल इंपैक्ट था जिससे मैं और आप इस चीज को हमने जो है वो वेदर स्टॉर्म किया है। क्या है जी, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी डाउन गई, अगेन पुअर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन जो है वो नीचे गई बनिस्बत बढ़ने के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। महंगाई बढ़ी नहीं, थोड़ी सी कम हुई, उसकी भी वजह थी वो थोड़ी इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड है। इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, वही इंपैक्ट है जो ग्लोबल इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट आया, एजुकेशनल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और सीपेक प्रोजेक्ट, ये तो आप सब लोगों को वही पता होगा जिसको हम कनेक्ट कर देंगे ग्लोब से, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपको बताना जरूरी थे, बताना जरूरी है, जिनको मैं भी बताऊंगा। अगेन पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट जी -0.38%। ठीक है, अगेन ग्रो करना तो छोड़ें, अपनी पोजीशन को मेंटेन करना तो छोड़ें, मजीद श्रिंक हुआ। ठीक है, पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो मजीद श्रिंक हुई -0.38%। काफी दफा आप देखेंगे गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज होगा, पिछले टेन्योर से कंपेयर किया जाएगा कि भाई देखो उसके टेन्योर में तो 5% थी, उसके टेन्योर में तो 6% थी। तो आप लोगों को फौरन ये आर्ग्यूमेंट देना है, क्या आर्ग्यूमेंट देना है, आपने बोलना है कि भाई वी आर पासिंग थ्रू अ ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है, रेयर होता है, एक्सट्रीम होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ब्लैक स्वान इवेंट था जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज या इंप्लीकेशंस मुझे और आपको फेस करनी पड़ रही है और हम फेस कर रहे हैं। इससे पहले ब्लैक स्वान इवेंट नहीं आया, वन इन अ ब्लू मून होता है, वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन अ सेंचुरी, जो कि हम और आपकी लाइफ में हुआ। अगेन ना इस गवर्नमेंट का कसूर है, ना मेरा और आपका कसूर है। ठीक है, तो ये आपने आर्गुमेंट्स जरूर अपने जहन में रखने हैं। अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन ये थी कि 1.1% जीडीपी श्रिंक करेगी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंट आया है उसके मुताबिक 0.38% जो है वो हमारी इकोनॉमी श्रिंक हुई है। पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे कितना जी असर हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देखें तो तकरीबन 25 मिलियन पाकिस्तानियों ने जॉब को खोया, ये तकरीबन हमारे पास हो जाएंगे 2.5 करोड़ लोग। अगर पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो तकरीबन 19 टू 20 मिलियन वर्कर्स ने लॉस की जॉब को। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन की बात करें कि सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस को देखें जिसका नाम पंजाब है, तो तकरीबन वहां पर 50 लाख लोगों ने जो है वो सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपनी जॉब्स को खोया। ठीक है, अगेन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट इज द रियलिटी। इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जी महंगाई थोड़ी सी कम हुई कोविड-19 में, आप देखेंगे ना तो महंगाई थोड़ी सी कम इस तरह हुई कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिए। हमारा तकरीबन इंटरेस्ट रेट था कोई 13 पॉइंट समथिंग के ऊपर, दुनिया में दूसरा सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट था पाकिस्तान का टर्की के बाद से, तो गवर्नमेंट उसको शार्पली नीचे लेकर आई, 12 पे गए, 10 पे गए, 7 पर आ गए। तो जब भी हम इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो हमारी जो है वो इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है। ठीक है जी, तो इससे हमारा बड़ा फर्क पड़ा। देखें जी, as we can noted above graph, the consumer price inflation rate has gradually come down from 13 to 10% in 2020 respective. Pakistan Bureau of Statistics inflation of 10.2% has improved from some month last year. Food and food items example कम हो। अच्छा, इसकी एक और मैं आपको एक और वजह बता दूं, इंटरेस्ट रेट को तो आपको सब समझ में ना आए रिलेशन, या कुछ लोग बैठे में वो मेरी पॉइंट को जो है वो निगेट भी कर सकते हैं, तो मैं एक और पॉइंट बता दूं कि यहाँ पर एक और भी वजह है कि डिमांड खत्म हो गई। जब डिमांड खत्म हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा डिमांड और सप्लाई थ्योरी। डिमांड है ही नहीं, सप्लाई मौजूद है, प्राइस उस चीज की कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, प्राइस उस चीज की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिमांड खत्म हो गई क्योंकि लोगों के पास जॉब खत्म होने लग गई, लोग जो है वो उनके पास फाइनेंशियल मींस जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने लग गए, कंस्ट्रेन होने लग गए, तो दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन के ऊपर भी एक असर पड़ा। अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स बता दी थी जब मैं ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा था कि खास तौर पे जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसके ऊपर बहुत असर आया, चूंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, या जो स्टील सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है आपका,
उस पर काफी एक नेगेटिव असर आया, जिसके बाद से आपने कंस्ट्रक्शन पैकेज भी दिया, अभी हम उस पैकेज की भी बात करेंगे। उसके बाद से अगेन एक इकोनॉमी जो है जिसको हम वी शेप कर्व कहते हैं या वी शेप रिकवरी कहते हैं, उसके बाद से आपकी इकोनॉमी शुरू हुई, यानी पहले डाउनवर्ड आई, फिर वी, फिर आपकी इकोनॉमी अब ऊपर जाना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ द सर्टेन पॉलिसीज एंड द रिलीफ पैकेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं इसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिखी हुई है, कितनी दी, the large scale manufacturing sector has witnessed negative growth of 3.37%। पहले शुरू के 7 महीनों में नेगेटिवली श्रिंक हुई आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3.37%। सर्विसेज सेक्टर अगेन दुनिया में टूरिज्म हिट हुआ, आपका मुल्क भी दुनिया का पार्ट है, आपके मुल्क में भी टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, पूरा टूरिज्म आपका बंद हो गया, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज हो या दूसरे एरियाज हो, वहां पर पूरा टूरिज्म सेक्टर, अगेन स्टैटिस्टिक्स लिखी है। मैं चाह रहा हूं कि अब मैं आगे जाऊं, इकोनॉमी से आगे जाऊं टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि अब इकोनॉमी जो है वो आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में समझ में आ गई, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी मैंने आपको समझा दी। ठीक है जी। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर, ये वो पॉइंट्स हैं जो इसमें इतना समझाने वाली चीज है नहीं, ठीक है ना। एजुकेशन सेक्टर पे क्या है, जब पूरा एजुकेशन सेक्टर क्लोज हो गया तो उसके ऊपर इंपैक्ट आया। यूएन की स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मौजूद है, यूनेस्को की, कि तकरीबन 1.1716 बिलियन लर्नर्स जो अफेक्ट हुए और 99% जो है वो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इंपैक्ट हुई। अच्छा जी, टूरिज्म सेक्टर हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं हम, इकोनॉमी काफी हमने कर ली। सीपैक प्रोजेक्ट्स, जारी बात है सीपैक प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या हुआ, एक तरह से इसको हम बोलते हैं एक पॉज आया, क्योंकि सीपैक 2.0 की तरफ हम मूव हो रहे थे, जिसमें हमारे पास खास तौर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स थे, तो ये सब चीजें हमें पॉज करनी पड़ी अगेन कोविड की वजह से। रिलीफ पैकेज हमने दिया जी, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज पहला था तकरीबन 12,000 अरब रुपए का, 1.2 ट्रिलियन रुपीस, 1.2 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज था। इसके पूरी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको जरा उसके ऊपर लेके जाऊं, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है। ये हमने सीमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जी रिलीफ पैकेज दिया था गवर्नमेंट ने, एक रिस्पॉन्स था कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज का, उसका यहाँ पे डाटा है। मुख्तलिफ चीजें दी गई कि आप विद होल्डिंग टैक्स नहीं दें, आप जो है फिक्स टैक्स रेट के ऊपर आप दें, रिडक्शन की गई सेल टैक्स के अंदर, और डिफरेंट चीजें दी गई ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी पाकिस्तान की मदद की जी, वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 200 मिलियन दिए, इसी तरह जापान ने 2 मिलियन, यूएस ने 1 मिलियन, चाइना ने तकरीबन 4 मिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगेन तकरीबन 4 मिलियन दिए, और आईएमएफ ने 1.4 बिलियन रुपीस दिए। चले जी, अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आई पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अपॉर्चुनिटी जी, पहली अपॉर्चुनिटी, हमारा डेट जो है वो उसको रीस्केजुअल किया गया, तकरीबन 12 अरब डॉलर का, 12 बिलियन डॉलर का जो है वो डेट जो है वो रीस्केजुअल हुआ पेरिस क्लब की तरफ से। ठीक है जी। आईएमएफ ने आपको 1.4 अरब डॉलर मजीद दिए। ठीक है, पहला यानी आपके डेट के अंदर जो है वो आपको रिलीफ मिला, पहली चीज, पहला अपॉर्चुनिटी कोविड 19 की तरफ से। दूसरी अपॉर्चुनिटी जी आपकी कोविड 19 की तरफ से एफएटीएफ के ऊपर की तलवार जो आपके ऊपर थी, उसके अंदर भी आपको रिलीफ मिला। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको 6 से 8 महीने का रिलीफ दिया कि चलो 21 में आपकी जो है वो परफॉर्मेंस देखकर आपको जो है वो रखा जाएगा, यानी आप अभी ग्रे लिस्ट के अंदर ही है, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोविड 19 आ गया है, उसमें आपकी पूरी कंसंट्रेशन कोविड 19 के रिस्पांस की तरफ है, तो इस टाइम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की बात नहीं करते, तो वहां पर भी एक आपको रिलीफ मिला, एक थोड़ा सा सांस लेने का आप लोग को मौका मिल गया। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। क्यों? क्योंकि कोविड 19 से पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऐसा पैकेज देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, काफी चीजें थी, रेड टैपिज्म था, काफी पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी, वहां पर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था, क्योंकि उसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, बट कोविड 19 एक ऐसा एरा था जिसमें सब लोग चुप हो गए। गुलशन, ये डिफरेंट डिबेट है ना कि आईएमएफ लोन जो है वो चैलेंज है या नहीं है, ये डिफरेंट डिबेट है कि फॉरेन एड जो है वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये डिफरेंट डिबेट है। सर आज कह रहे सर हाउ एडिशनल लोन कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। सिराज, ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो मुलाजिम है ना,
या अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपसे मैं पूछता कि एडिशनल लोन किस तरह अपॉर्चुनिटी है। जब एक क्राइसिस आता है ना और आपके पास मास्क के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए या सोशल सेक्टर्स को इंसेंटिव्स देने के लिए, सब्सिडीज देने के लिए, रिलीफ पैकेज देने के लिए पैसा नहीं होगा और उस टाइम पे आईएमएफ आपको 1.2 बिलियन डॉलर्स देगा ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, ठीक है, क्योंकि जब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा होता और उस टाइम पर अगर पैसे आए तो बहुत बड़ा रिलीफ होता है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी? अच्छा, ऑयल शार्प डिक्लाइन हुआ। अगर आप लोग को याद है, उसी दौरान ऑयल की प्राइसेस के अंदर शार्प डिक्लाइन आया, जिसमें पाकिस्तान का ओवरऑल जो ऑयल का बिल है उसके अंदर भी डिक्लाइन आया, ठीक है। तकरीबन 12 से 16 डॉलर बिलियन डॉलर हमारा ऑयल का बिल है, तो ऑयल का ओवरऑल बिल के अंदर भी हमें एक रिलीफ मिला। अगेन एक अपॉर्चुनिटी थी। पहली अपॉर्चुनिटी डेट रीस्केड्यूलिंग, दूसरी एफएटीएफ के बिल में हमें जो है एफएटीएफ की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिला, तीसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने पैकेज दिया, चौथी ऑयल जो है वो क्रश हुआ, प्राइसेस ऑफ ऑयल्स क्रश हुआ, डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान उनको फायदा हुआ। लास्ट चीज जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कोविड-19 की, वो है जी हमारे पास क्या? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर लोग मिस कर देते हैं। क्या आया जी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इससे पहले अगर आप देखें तो आपको प्रोटेस्ट नजर आएंगे, लॉन्ग मार्चेस नजर आएंगे पाकिस्तान के अंदर। जैसे ही जो है वो कोविड-19 आता है, एक क्राइसिस की सिचुएशन होती है, इवन अपोजिशन के भी तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो इंकरेजिंग होते हैं, आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, सिविल स्टैब्लिशमेंट एक ही पेज पर आ जाती है, तो हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एरा नजर आता है। अब जाके वो थोड़ा सा टूटा है क्योंकि वो सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई है, तो अब जाके वो प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्चेस की बात दोबारा से निकली है। उससे पहले अगर आप देखें कोविड-19 से पहले तो ऐसा लग रहा था कि लोग आपके जितने भी जो है वो स्कॉलर्स हैं या मीडिया पर्संस हैं या एनालिसिस करने वाले हैं, वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट की पोजीशन बड़ी जी फ्रिजाइल है और गवर्नमेंट जा सकती है, बट कोविड-19 ने उसको बड़ा एक स्टेबल दिया है। तो एक जो फ्रिजाइल एरा है उससे उसने उसको पास करा के थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर गया। सऊदी अरब वाला पॉइंट यह है जी, सऊदी अरब ने जो हमसे प्रोजेक्ट, जब एमबीएस का विजिट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जो प्रोजेक्ट साइन हुए थे उसको सऊदी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कोविड के दौरान, कि अब वो एग्जीक्यूशन के मरहल में चला गया, ठीक है। चले जी, तो ये हो गया हमारे पास क्या? कोविड-19 एंड पाकिस्तान। पहले हमने बोला कोविड-19 एंड ग्लोबल इकोनॉमी, फिर हमने पढ़ा कोविड-19 एंड पाकिस्तान इकोनॉमी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बड़ी डिटेल में हमने इसको स्टडी किया, चैलेंजेस क्या थे और फिर अपॉर्चुनिटीज क्या थी। अपॉर्चुनिटी में आप एक और अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं, जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी को ई कॉमर्स और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ गया, पाकिस्तान भी ई कॉमर्स और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन हुआ। स्टैटिस्टिक्स आपके सामने लिखी हुई है स्टेट बैंक की। अच्छा, हो सकता है कि हमारा 7:30 से आगे लेक्चर चला जाए हमारा कोविड-19 का, तो आप लोग साथ ही साथ रहिएगा क्योंकि आगे बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट आने वाली है।